अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत जो है वो असद उमर से होती हुई, हफीज़ शेख से गुज़रती हुई, हमाद असर के बाद थोड़ी देर के लिए रुकती हुई अब शौकत तरीन के ज़ुम्मे हो गई है। हालात जो हैं वो यकीनन दिगरगू हैं, लेकिन शौकत तरीन जो है वो वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाने से कबल पाकिस्तान की मईशत जो है उसको एक ऐसी सूरत हाल करार दे चुके हैं जिसकी ना कोई सिमत है और ना ही जिसका कोई सिलसिला जो है वो ठोस बुनियादों के ऊपर इस्तवार है। अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पर आन पड़ी है और वो ये बात कह रहे हैं कि घर को जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। ज़ाहिर है शौकत तरीन साहब जो हैं उनको वक्त लगेगा कि वो अपनी तरजीहात का जो है वो इजहार कर सकें, जिसकी उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन उनको आते ही बजट का सामना है और ज़ाहिर है ये बजट जो है ये उनका भी इम्तिहान है और आवाम का भी जो है वो इम्तिहान है और देखना ये है कि वो इसमें से किस तरीके से निकल पाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या शौकत तरीन साहब जो हैं जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, हर चीज़ जो है वो ऊपर चली गई, क्या वो IMF प्रोग्राम में रहते हुए उसका कुछ तदारुक कर पाएंगे? उस पर कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को दे पाएंगे? कोई सहूलत जो है वो मुहैया कर पाएंगे? और क्या IMF प्रोग्राम में रहते हुए वो जो उनकी अपनी तरजीहात हैं, जो उनकी अपनी सिमत दुरुस्त करने की बात है, क्या वो उस पर अमल पैरा हो पाएंगे? और जो नवीद सुनाई जा रही थी तकरीबन 1450 अरब के टैक्स की, जिसके अंदर 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस और कोई 600 अरब रुपए के टैक्सों की शरह में रद्दोबदल का इजहार जो है वो किया गया था, क्या वो इससे गुरेज कर पाएंगे? और अगर 6000 अरब का ही हदफ टैक्स कलेक्शन का रखना है तो फिर शौकत तरीन साहब जो हैं वो अलादीन का कौन सा चिराग लाएंगे जिसके नतीजे में ये मामला जो है वो हो पाए? ग्रोथ जो है क्या उसको वो बेहतर कर पाएंगे, जो बुनियादी वजह है और जिसके नतीजे में बेरोज़गारी है और जिसके नतीजे में जो है हमें एक महंगी सूरत हाल का जो है वो सामना है। ये और बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो यकीनन उनको दरपेश हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा पाएगी? और हम जिस जगह पे खड़े हैं क्या कल को और आने वाले बजट को लेकर उसमें कोई बेहतरी का मामला जो है वो हो पाएगा? ये बुनियादी नौइयत के सवालात हैं और मेरे आज के मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। वो पाकिस्तान की मईशत को बड़े मौसर अंदाज में चला भी चुके हैं और वो इस सारी सूरत हाल पे तबसरा करने के लिए इंतहाई मौजूद तरीन शख्सियत भी हैं। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि असद उमर से लेकर अब हम शौकत तरीन तक आ पहुँचे हैं, आप क्या समझते हैं कि मामलात जो हैं वो सुधर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कहना कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो ख़राब रहे हैं और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे नए वज़ीर ख़ज़ाना ने शायद कहा है, ये एक लिहाज से तो ठीक है, मगर आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब ये हुकूमत आई थी तो एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन, और वो ये था कि हमारा करंट अकाउंट या तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर तक जाके बढ़ चुका था और उसके नतीजे में उसको फाइनेंस करने की कोशिश में उस हुकूमत को तकरीबन अपने आधे रिजर्व्स का इस्तेमाल करने पड़े और जब ये हुकूमत आई तो रिजर्व सिर्फ 7 अरब डॉलर से, यानी कि हम 2 महीने इंपोर्ट नहीं कर पाते। उसमें मेहनत से और पिछले 2.5 से 3 साल में बस एक चीज आप रिकग्नाइज करिए कि इस हुकूमत ने करंट अकाउंट को 20 अरब डॉलर से कम करके अल्लाह के फजल से आज उसको सरप्लस ले आए। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उस लिहाज से बहुत बहुत बेहतर है और उसको हासिल करने के लिए बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। हमें अपनी ग्रोथ को कम करना पड़ा, हमें अपनी इंटरेस्ट रेट्स को पहले बढ़ाना पड़ा,
हमें अपने एक्सचेंज रेट को बहुत तेजी से गिराना पड़ा, मगर अल्लाह के फजल से आज आप कुछ हद तक मुस्तहकम हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह प्रोसेस कुछ शुरू हो चुका था, रिकवरी की तरफ जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इस वक्त वो तीसरा अटैक जो है कोविड का, वो पीक पे आ रहा है और उसके असरात शायद पहले अटैक से भी ज्यादा खराब हों। तो इस वक्त इस बात की भी बड़ी परेशानी मौजूद है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है, बहुत सा आपने करंट अकाउंट खसारे की भी बात की, बहुत सारी चीज़ों की भी बात की, लेकिन गुजारिश ये है कि बजट भी आ रहा है और अहदाफ का तयन जो है वो भी करना है और IMF का प्रोग्राम भी है। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या आप शरह नमू बढ़ा सकते हैं? IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या आप अगर 6000 अरब का टारगेट फिक्स कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन का, क्या आप उसको हासिल कर सकते हैं? क्या IMF प्रोग्राम में रहते हुए आप अपनी जो ग्रोथ है जो इस वक्त कम तरीन सतह पर है उसको कुछ बढ़ा सकते हैं? बुनियादी सवाल तो ये हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ज्यादा बुरे असरात हैं तो हमारी हुकूमत IMF के प्रोग्राम में क्यों गई? ये तो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना बड़ा बेसिक सा सवाल है। उसका जवाब ये है कि आपने अपने करंट अकाउंट के खसारे तकरीबन खत्म कर दिया माशाल्लाह, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। मगर हो ये रहा है कि पिछले 3 साल और उससे पहले 5 साल आपने बाहर कर्जों की मकदार इतना बढ़ा ली कि इस वक्त जो आप पर कर्ज है वो 115 अरब डॉलर है और उसके बढ़ने का खतरा और मौजूद है। साल के अंत तक ये 120 अरब डॉलर जा सकता है। इसकी वापसी के लिए आपको अगले 2 साल में सालाना 14 से 15 अरब डॉलर की डेट सर्विसिंग यानी कि रीपेमेंट करनी है। कहां से करेंगे आप? तो इसलिए सवाल ये होता है कि मजबूरन आप कुछ अर्से के लिए कम से कम IMF के साथ हैं ताकि आपको एक वक्त मिले जिसमें आप खास तौर पे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो और मार्केट में भी पैसा आना शुरू हो जाए। उसी वक्त फिर आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं और IMF को खुदा हाफिज कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है कि 15 अरब डॉलर हमें आगे चाहिए, हमारे पास तो नहीं है, बरामदात जो है वो बढ़ नहीं रही है और क्या इस रफ्तार से बढ़ पाएंगी कि ये पैसा जो है वो आ सके? फिर दूसरी सूरत हाल ये है कि हम कर्ज़ के अंदर तकरीबन 90% अपना GDP का हिस्सा पहुँचा चुके हैं। हम मज़ीद कितना कर सकते हैं? क्या ये हमारा सांस बंद होने वाली सूरत हाल नहीं है? देखिए, खुदा ना खास्ता आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, संगीन हालात हैं कर्जों के बोझ के लिहाज से। और कर्जा जो हमारा है हमारे फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत ये 60% होना चाहिए था हमारे GDP का, मगर ये है, आपने भी ठीक कहा, कम से कम 90% तक पहुंच जाएगा इस साल के एंड तक। तो बोझ तो बहुत ज्यादा हो चुका है। पिछली हुकूमतों ने और इस हुकूमत ने इस बोझ को कम करने की कोशिश कोई खास नहीं की। आपके टैक्स के रेवेन्यूज में पिछले 3 साल में ना होने के बराबर इजाफा है। आपके खर्चों में बेतहाशा इजाफा है, खासतौर पर जब आपने सूद को आसमान तक पहुंचा दिया था। ये सब चीजों की वजह से आपके खर्चों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जब रुपए की कदर आपने गिराई तो एक वक्त पर आपके खर्चों का बोझ 3500 अरब बढ़ा। तो ये रिजल्ट है और इस तरह से हम एक तरह से जैसे कहते हैं जाल में फंस चुके हैं, डेट ट्रैप में। कैसे निकलेंगे हम? और इस वक्त मेरी गुजारिश ये है मेरे नए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि ये वक्त
एक्सपेक्टेशंस को फिर से बढ़ाने का नहीं है। आप रियलिस्टिक बात करें। ये कहना कि हम 6 से 7% शरह नमू को ले जाएंगे, अल्लाह चाहे तो ऐसा हो, और वो उसी वक्त होगा जब हमारे फसलें बहुत अच्छी हों, तो शायद उस वक्त 6-7% पे पहुंच जाएं। मगर इस वक्त आपकी माशी हालात ऐसे हैं कि उसमें इतनी जान नहीं है कि वो 3 से 4% से आगे जा सके। तो सोच समझ के इस वक्त बात करना चाहिए। बजट भारी होगा, कितना भारी होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट है तीसरी लहर का, क्या वो कायम रहता है। अगर खुदा न खास्ता वो कायम रहता है तो हम IMF को समझा सकते हैं कि प्रोग्राम के रिव्यूज को डिफर करें 6 से 8 महीने 9 महीने, जिस तरह हमने पहली मर्तबा किया था, तो उस वक्त बजट आपका हल्का आ सकता है। मगर साल के दौरान जैसे ही अल्लाह के फजल से कोविड का अटैक कम होता है, तो उस वक्त उस IMF आपसे कहेगी कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है सितंबर 22 में, आप मिनी बजट लाएं और आगे बढ़ें। और जिस तरह हमने कहा है और आपसे एग्रीमेंट हुआ है, 700 अरब के नए टैक्सेस ले आएं। अगर आप ले आते हैं और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी जो इस वक्त 11 से 12 रुपए है, उसको आप ले जाते हैं 30 रुपए फी लीटर, तो आपको तो अंदाजा होगा उससे माशी हालात पे क्या असर होगा, पैदावार पे क्या असर होगा, एक्सपोर्ट्स पे क्या असर होगा, और बेरोजगारी पे क्या असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे आपसे फिर एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप ये बात कह रहे हैं कि हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार किया जाए। क्या ये हकीकत पसंदाना रवैया होगा, या जो आप कह रहे हैं कि को हमालिया उम्मीदों का ना तामीर करें, क्या ये उसका सिलसिला नहीं होगा कि जब आप ये बात करें कि हमने कर्ज़ों की नौयत आपके सामने है, दिफाई अखराजात आपके सामने हैं, तो अगर 6000 अरब का आप टारगेट टैक्स कलेक्शन का फ़िक्स कर लेते हैं, तो डॉक्टर साहब वो जो मुहावरा है कि वो खाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो क्या मसला क्या होगा? गैर मुमकिन सी बात है, अफसोस से कहना पड़ता है। और आपको तकरीबन 30% रेवेन्यूज में इजाफा करना पड़ेगा, जबकि हमारा प्रोजेक्शन ये है कि अगले साल हालात बेहतर रहे तो हम 4% शरह नमू में हासिल करेंगे। 4% से 30% हो नहीं सकता। मेरी सारी जिंदगी गुजरी है रिसर्च में, मैं कह सकता हूं। हमें खर्चों को रोकने के लिए खर्चों में भी कमी करने की जरूरत है। आप ये देखिए कि हमारे SOEs पर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर जो खर्चा हम अब कर रहे हैं 700 से 800 अरब तक पहुंच चुका है, और जो हुकूमत को वापस करना पड़ रहा है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। पावर सेक्टर में आपका सरप्लस डेट जो है वो 2.4 खरब तक पहुंच चुका है, वहां कुछ नहीं किया आपने काफी सालों से। देखिए, ये कोई वक्त नहीं है, ये मुश्किल वक्त है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, हमारी हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान बहुत प्रॉमिसेस किए कि हम 20 लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे, हम 10 लाख घर बना लेंगे, बगैर देखे कि हालात क्या थे। फिर से गलती खुदा के लिए ना करें, लोगों को समझाएं और सिर्फ एक अहम चीज पर रुझान रखें, कीमतों पर, और एसेंशियल कमोडिटीज की कीमतों को कम करें। शुगर पे, चीनी पर इस हुकूमत ने क्यों सेल्स टैक्स को 8% से 17% कर दिया था? बहुत अरसे से ये 8% पे था। कोई वजह नहीं थी कि आप एक बेसिक फूड आइटम पर टैक्स लगाएं और इतना बड़ा सेल्स टैक्स लगाएं। करें। डॉक्टर साहब, मुझे जरा ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूं। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना, उनसे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि सर्कुलर डेट की आपने बात की, क्या सलूशन क्या है हुकूमत के पास कि वो क्या इसका करे कि ये मामला कोई एड्रेस हो सके? क्योंकि ये तो एक ऐसा अजाब है कि जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी हम इसमें से निकल नहीं सकते। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक बहुत ही गहरा मुश्किल मसला है, मगर इसका रास्ता जो IMF के साथ हमारी हुकूमत ने ढूंढा था कुछ दिन पहले कि आप एक वक्त पर कुछ हफ्तों में 35 से 40% कीमतें बढ़ा दें। और आपको मैं कहते हुए मुझे शर्म आती है कि जो इजाफा आपने किया 1 रुपए 95 पैसे फी किलोमीटर का, उसमें आई एम सॉरी, आप जी ये जो आपका जो कंजम्पशन आइटम है उसमें आपको पता है आपने सबसे छोटा जो कंज्यूमर है उसकी कीमत में तकरीबन 95 से ज्यादा फीसद इजाफा कर दिया है। और आपका जो सबसे बड़ा अमीर कंज्यूमर है उसके निर्ख में 1% इजाफा किया। ये कौन सा निजाम? आपको एक ही परसेंटेज से सबका बढ़ाना चाहिए था। ये मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में देखा है कि आपने सबसे छोटे कंज्यूमर की निर्खें सबसे ज्यादा बढ़ा दी। ये कौन सी पॉलिसी है? और लोग परेशान उस वक्त होंगे जब उनके बिल आएंगे और वो देखेंगे कि उनके बिलों में कितना इजाफा हुआ है। तो ये इस तरह की नामुनासिब पॉलिसीज प्लीज ना अडॉप्ट करें। निर्ख बढ़ाने की कोई जरूरत जरूर रहती है, इन्फ्लेशन के साथ भी, तेल की और फ्यूल की कॉस्ट में इजाफे के साथ भी, मगर आपको दूसरे तरीके ढूंढने हैं। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है। आप मुझे ये बताइए कि मेरिट ऑर्डर ऑफ द प्लांट्स हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका खर्चा दूसरे मोर एफिशिएंट प्लांट से 10 गुना ज्यादा है। वो प्लांट्स को क्यों चला रहे हैं आप? जेनकोस वगैरह पुराने प्लांट्स। दूसरी तरफ आप अच्छे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वक्तन फवक्तन फर्नेस ऑयल के वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से इक़दाम हैं जिससे सेक्टर में एफिशिएंसी हो सकती है। हुकूमत ने तो एक वक्त कहा था बड़े फख्र से कि हम सर्कुलर डेट के इजाफा को खत्म करने वाले हैं। साल के बाद पता चला कि उसी सर्कुलर डेट में 550 अरब का इजाफा हुआ है। तो ये गवर्नेंस फेलियर है, ये पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे पास चूंकि अब वक्त नहीं है, आखिरी सवाल है आपसे ये, मुझे क्या लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये जो सूरत हाल है, जिस रफ्तार से हमने वज़राए ख़जाना बदले हैं, शौकत तरीन साहब आवाम के लिए कोई रिलीफ देने की पोजीशन में हैं मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, कि नहीं ही उनको भी अपने अल्फाज जो हैं वो चबाने पड़ेंगे? माशाअल्लाह हमारे तरीन साहब जो हैं, शौकत तरीन साहब, अल्लाह के फजल से उनका रिकॉर्ड जो है वो बड़ा दबंग है। वो एक दबंग वजीर खजाना रहे हैं। मैंने भी उन्हें देखा उस वक्त इस बात के दौर में। कोशिश तो वो पूरी करेंगे, मुझे इस बात पे यकीन है। जिस तरह मैंने कहा कि जो खाने पीने की अशिया है उनकी टैक्सों में तो कमी फौरन ले आए, ये आप कह सकते हैं। और जो अमीर तबका है पाकिस्तान का, जो बैठा हुआ है, हर तरह के प्रिविलेजेस, तोहफे वगैरह लेकर, एक दबंग हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इंशाअल्लाह उन वेस्टेड इंटरेस्ट्स और एलीट से टक्कर लेकर
उनसे रेवेन्यू ज़्यादा हासिल करके इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। हम सब यही दुआ करते हैं कि हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब कामयाब हो, दबंग अंदाज में पाकिस्तान को आगे विद इन द कंस्ट्रेंट्स ले जाने की पूरी कोशिश इंशाल्लाह करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। यकीनन चैलेंजेस बहुत हैं, शौकत तरीन का बहुत बड़ा इम्तहान है, इससे पहले भी वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं यकसर मुख्तलिफ हैं। इस दुआ के साथ कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।